अच्छा जी, आज हम न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में बात करते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स का जब आप नाम लेते हो तो आपको बेसिकली इसमें 2 चीज़ें डिस्कस करनी होती हैं। वन इज़ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जो कि डीएनए है और दूसरा राइबोन्यूक्लिक एसिड जो कि आरएनए है। तो बिल्डिंग ब्लॉक्स या फिर आप कह लें रिपीटिंग यूनिट्स या मोनोमर्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स वो है न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स के फर्दर 3 कंपोनेंट्स होते हैं। नाइट्रोजनस बेस जो कि फर्दर या प्यूरीन हो सकती है या पाइरिमिडीन हो सकती है। प्यूरीन्स में एडेनिन और गवानीन है और पाइरिमिडीन्स में थाइमिन, यूरासिल और साइटोसिन है। पेंटोज शुगर अगर आप डीएनए की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर डीऑक्सीराइबोज शुगर है और आरएनए के केस में ये राइबोज है। फॉस्फेट ग्रुप साथ में अटैच होता है। ये 3 कंपोनेंट्स अगर इकट्ठे एक दूसरे के साथ तीनों एक जगह पर मौजूद हैं, मिले हुए हैं, जॉइन हैं, आप इनको न्यूक्लियोटाइड्स का नाम देते हैं। और अगर इसमें से एक पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस आपस में कंबाइन हुए हैं तो वो न्यूक्लियोसाइड कहलाता है। इसका मतलब है कि न्यूक्लियोसाइड में अगर आप एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दें तो वो न्यूक्लियोसाइड कन्वर्ट हो जाता है न्यूक्लियोटाइड के अंदर। ये स्ट्रक्चर्स आपको दिखाए हैं थायमिन, साइटोसिन, यूरासिल। ये देखें सिंगल रिंग स्ट्रक्चर्स हैं। पायरिमिडिन्स ये सिंगल रिंग बेसिस हैं और प्यूरिन्स जिसमें एडेनिन और गवानीन आते हैं वो डबल रिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये राइबोज शुगर है। राइबोज शुगर के 2 प्राइम कार्बन के ऊपर हाइड्रॉक्सिल ग्रुप होता है और डीऑक्सीराइबोज शुगर में यहाँ पर सेकंड प्राइम 2 प्राइम कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन ग्रुप होता है। ये डीएनए की पेंटोज शुगर है और ये आरएनए की पेंटोज शुगर है। न्यूक्लियोसाइड का स्ट्रक्चर जब आप देखें तो यहाँ पर देखें 2 चीजें आपस में कंबाइन हुई हैं। बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू ये पेंटोज शुगर है जो कि राइबोज है। यहाँ पर 2 प्राइम के ऊपर यहाँ पर हाइड्रोक्सिल लगा हुआ है और ये एक क्या है एक प्यूरीन नाइट्रोजनस बेस है। राइबोज का पेंटोज शुगर कह लें। पेंटोज शुगर का फर्स्ट प्राइम कार्बन इन द केस ऑफ प्यूरीन यहाँ पर N9 के साथ एक बॉन्ड बना रहा है जिसका बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कह रहे हैं। इस कॉम्बिनेशन के थ्रू अटैच्ड है ये स्ट्रक्चर आपके पास न्यूक्लियोसाइड है। और अगर यहीं पर एक प्यूरीन एक पायरिमिडीन हो, पायरिमिडीन का सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है जो कि आपने ये देखा है। ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। तो उस केस में यहाँ पर N9 के साथ आपने कहा है कि बॉन्ड बनता है। पायरिमिडीन के केस में यहाँ पर N1 के साथ बॉन्ड बनता है। ठीक हो गया। और ये जो नंबरिंग आपने करनी है 1 2 3 4 5 6 ये जब आप नाइट्रोजनस बेस की नंबरिंग कर रहे हैं 7 8 9 ये आपने नंबरिंग की तब आपने ये सिंपल फॉर्म में लिखे हैं। जब आप इस पेंटोज शुगर की नंबरिंग कर रहे हैं ये कार्बन नंबर 1 था जो कि बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है। 2 3 4 यहाँ पर है और ये 5th कार्बन। यहाँ पर आप हर फिगर के ऊपर प्राइम का साइन डालेंगे और इसलिए डाला जाता है ताकि दोनों की नंबरिंग में कंफ्यूजन ना हो। रिस्पेक्टिव नाइट्रोजन बेस के साथ पेंटोज शुगर की अटैचमेंट से डिफरेंट न्यूक्लियोसाइड्स बनते हैं। नाइट्रोजन बेसिस क्या है प्यूरीन्स हैं या पायरिमिडीन्स हैं यानी कि एडेनिन, गवानीन, साइटोसिन, यूरासिल। ये 4 किस्म की बेसिस जब इस पेंटोज शुगर के साथ अटैच होंगी इसका मतलब है कि 4 ही तरह के न्यूक्लियोसाइड्स बनेंगे। वो न्यूक्लियोसाइड्स अगर प्यूरीन बेस के साथ हैं इस पेंटोज शुगर के साथ अगर प्यूरीन लगी हुई है प्यूरीन के अंदर एडेनिन और गवानीन आते हैं तो सफिक्स SINE यूज करना है। और अगर इसी पेंटोज शुगर के साथ पायरिमिडीन्स जिसमें थायमिन, यूरासिल, साइटोसिन आते हैं तब उसका एंड न्यूक्लियोसाइड का आपने DINE यानी डीन के साथ करना है। फॉर एग्जाम्पल ये न्यूक्लियोसाइड्स हैं आपके पास। एडेनिन था, एडेनिन बेस के साथ है। अब एडेनिन आपके पास क्या चीज है ये एक प्यूरीन है।
तो यहाँ पर एडिनोसिन SINE का वर्ड यूज किया। इसी तरह से गवानीन एक प्यूरिन है तो SINE के साथ एंड किया। ऑन द अदर हैंड साइटोसिन आपके पास एक पायरिमिडीन है। तो पायरिमिडीन का जब आपने न्यूक्लियोसाइड बनाया, पायरिमिडीन नाइट्रोजनस बेस है, वो अटैच हुई पेंटोज शुगर के साथ, तब आपने इसको DINE के साथ एंड किया। सफिक्स आपने क्या लगाया? डीन का, साइटिडीन। इसी तरह से यूरासिल है तो यूरेडीन। और एक और बात याद रखनी है, जब आप ये एडिनोसिन, गुआनोसिन, इनोसिन, साइटिडीन, यूरेडीन का वर्ड यूज कर रहे हैं तो ये क्लियरली मेंशन कर रहा है कि आप राइबोन्यूक्लियोसाइड्स की बात कर रहे हैं, RNA की बात कर रहे हैं। जब आपने DNA की बात करनी है, तब आपने इन राइबोन्यूक्लियोसाइड से डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड्स बनाने हैं, तो आपने एक प्रीफिक्स यूज करना है स्मॉल डी की फॉर्म में। वो ये डिनोट करेगा कि आप कौन से न्यूक्लिक एसिड की बात कर रहे हैं। अगर सिंपली लिखा हुआ है तो क्लियरली ये समझा जाएगा कि आप बात कर रहे हो RNA की। अगर आपने प्रीफिक्स स्मॉल डी यूज किया है तो वो डिनोट करेगा कि आपने डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी DNA की बात की है। जब आप इस राइबोन्यूक्लियोसाइड के अंदर जिसमें एक नाइट्रोजनस बेस है और एक पेंटोज शुगर है, फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर देते हैं, तो ये एडिनोसिन कन्वर्ट हो जाएगा एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट के अंदर। ये एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट ये एक्चुअली अब क्या बन गया? न्यूक्लियोटाइड बन गया है। यहाँ पर कैपेसिटी है कि एक और फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो, उसको एडिनोसिन डाइफॉस्फेट कहेंगे। और फिर अगर एक और फॉस्फेट मजीद ऐड करते हैं तो वो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होगा। ये एक एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल है, जिसको आप कहते हो कि करेंसी ऑफ दिस सेल है। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास मॉडिफिकेशन के थ्रू नाइट्रोजनस बेसिस ये एनर्जी स्टोरेज प्रोसेसेस, एनर्जी यील्डिंग प्रोसेसेस वहां पर भी इन्वॉल्व हैं। इसी तरह से ये आपको दिखाया है बेस, शुगर और फॉस्फेट, ये तीन कंपोनेंट्स जब इकट्ठे हो गए तो न्यूक्लियोटाइड बन गया। एडिनोसिन में आपने एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड की तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बना, ये एक न्यूक्लियोटाइड है। गुआनोसिन में एक फॉस्फेट ऐड किया, गुआनोसिन क्या था? एक न्यूक्लियोसाइड था जिसमें राइबोज शुगर के साथ गवानीन नाइट्रोजन बेस ऐड थी, उसमें आपने एक फॉस्फेट ऐड किया तो वो गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट बन गया। या क्या है? एक न्यूक्लियोटाइड है। और न्यूक्लिक एसिड के रिपीटिंग यूनिट्स में न्यूक्लियोटाइड्स रोल प्ले करते हैं। इसी तरह से साइटिडीन है, यूरिडीन है, इसमें आपने फॉस्फेट ऐड किया तो ये रिस्पेक्टिव न्यूक्लियोसाइड से न्यूक्लियोटाइड बनते गए। ये आपने RNA की बात की, राइबोन्यूक्लियोटाइड्स की बात की है। जब आपने डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स की बात करनी है, आपने सिंपली क्या करना है? पीछे स्मॉल डी प्रीफिक्स ऐड कर देनी है, तो इट विल डिनोट कि आप किस चीज की बात कर रहे हो, आप DNA की बात कर रहे हो। तो ये न्यूक्लियोसाइड का सारा कॉन्सेप्ट था। एक पेंटोज शुगर राइबोज है या डीऑक्सीराइबोज है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। और ये नाइट्रोजन बेस है। नाइट्रोजन बेस वेरी कर सकते हैं, यहाँ पर डिफरेंट नाइट्रोजनस बेसिस लग सकती हैं, प्यूरिन्स हैं या पायरिमिडीन्स हैं, उनकी बॉन्डिंग है। ये बॉन्ड दरमियान में जो बन रहा है ये बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है इन द केस ऑफ प्यूरिन N9 के साथ, और इन द केस ऑफ पायरिमिडीन N1 के साथ बॉन्डिंग है फर्स्ट कार्बन ऑफ द पेंटोज। फिर न्यूक्लियोटाइड्स की बात करते हैं। ये पूरा इस ब्लू वाले फॉस्फेट ग्रुप को छोड़ के बाकी जो स्ट्रक्चर है वो सारा न्यूक्लियोसाइड है। इसी न्यूक्लियोसाइड में पेंटोज शुगर के 5 प्राइम कार्बन के ऊपर आप ऐड कर दें फॉस्फेट ग्रुप, तो ये न्यूक्लियोसाइड कन्वर्ट हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड के अंदर। ये न्यूक्लियोटाइड्स फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स के थ्रू एक दूसरे से लिंक होते जाते हैं, जुड़ते जाते हैं, एक लंबा स्ट्रैंड बनता है जिसको फिर आप DNA का स्ट्रैंड कहते हैं। अब देखें ये एक न्यूक्लियोटाइड है, यहाँ पर 5 प्राइम कार्बन के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप अवेलेबल है, और ये 3rd प्राइम कार्बन है, यहाँ पर एक हाइड्रोक्सल ग्रुप है। ये फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड का 3 प्राइम हाइड्रोक्सल ग्रुप और नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड का 5 प्राइम कार्बन के ऊपर जो फॉस्फेट ग्रुप था
that will be involved in the formation of a bond that will be known as phosphodiester bond. अब देखिए ये जो इस वाले सेकंड वाले न्यूक्लियोटाइड का 5 प्राइम कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप बॉन्ड में इन्वॉल्व हुआ है, तो इसका 3 प्राइम हाइड्रोक्सल अवेलेबल है। मींस एक और न्यूक्लियोटाइड आकर यहाँ अपने 5 प्राइम फॉस्फेट ग्रुप के साथ बॉन्डिंग कर सकता है। अब ये स्ट्रैंड का एंड देखें, ये हमने 3 न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में कंबाइन कर दिया, इसके बावजूद पहले वाले न्यूक्लियोटाइड का 5 प्राइम कार्बन फिर भी अवेलेबल है बॉन्डिंग के लिए, और ये लास्ट वाले थर्ड वाले न्यूक्लियोटाइड का हाइड्रोक्सिल ग्रुप अवेलेबल है बॉन्डिंग के लिए। तो इस तरह से मजीद न्यूक्लियोटाइड्स आकर यहाँ ऐड हो सकते हैं, कैपेसिटी है, ऐड होते जाएंगे और एक लंबा स्ट्रैंड बनेगा डीएनए का, जिसकी डायरेक्शन होगी ये 5 प्राइम और ये 3 प्राइम। जब भी डीएनए के स्ट्रैंड की बात की जाती है उसको कहा जाता है कि ये पोलर है। पोलर कहने का मतलब है कि डायरेक्शनल है। तो ये आप जब भी लिखेंगे आप 5 प्राइम से शुरू करेंगे, 3 प्राइम पे एंड करेंगे। इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात की जाए तो ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। कभी भी ये एक स्ट्रैंड के फॉर्म में नहीं मिलता, मोस्टली डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है। एक स्ट्रैंड की डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम जा रही है, दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड की 3 प्राइम टू 5 प्राइम जाएगी। इसके अलावा एक और जो इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर होती है कि दो चीजें जब भी आप उनको आपस में वाइंड करें, आप दो तरीके से उसको वाइंड कर सकते हो। या तो आप स्ट्रैंड को लेफ्ट की तरफ मूव करते जाओ, वाइंड करते जाओ, या फिर एक स्ट्रैंड को दूसरे स्ट्रैंड पे राइट हैंड की तरफ वाइंड करते जाओ। तो डीएनए में जो फिनोमिना मिलता है वो राइट हैंडेडनेस का। ये इस स्ट्रैंड का डायमीटर 2 नैनोमीटर है। ये एक बेसिक मेजर ग्रूव है। स्टर्न के अंदर 10 बेस पेयर्स मोस्टली मिलते हैं। इसका मतलब हुआ कि एक बेस पेयर में 0.34 नैनोमीटर का डिस्टेंस हुआ। उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर है कि ये गवानीन और एडेनिन आपके पास प्यूरिन्स थी। अब गवानीन ने हमेशा साइटोसिन के साथ बॉन्डिंग करनी है और एडेनिन ने हमेशा थायमिन के साथ बॉन्डिंग करनी है। और यही अगर आप आरएनए का केस, आरएनए न्यूक्लिक एसिड का जिक्र कर रहे हैं, तो यहाँ पर थायमिन की बजाय आपने क्या कह देना है, यूरासिल, यू। तो गवानीन ने जब हमेशा साइटोसिन के साथ बॉन्डिंग करनी है और एडेनिन ने हमेशा थायमिन के साथ, तो ये जी आपके पास प्यूरिन्स हैं जो कि डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है, इसी वजह से शायद में थोड़े बड़े दिखाए हैं। और ये साइटोसिन जो है और थायमिन जो है और आरएनए में यूरासिल आ जाएगा, ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। इन्होंने जब कॉम्प्लीमेंट्री आना है तो इसका ये मतलब हुआ कि प्यूरिन्स का नंबर पिरिमिडिन्स के नंबर के हमेशा इक्वल होगा। ठीक हो गया। साइटोसिन और गुआनिन ये जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स हैं आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जुड़े हुए हैं, अटैच्ड हैं। साइटोसिन गुआनिन के साथ हमेशा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स के साथ जुड़ेगा और थायमिन हमेशा 2 बॉन्ड बनाएगा, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा एडेनिन के साथ। इसीलिए अगर डीएनए में कहीं आपको सीजी रिच रीजन मिल जाता है तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग समझा जाता है, वो ज़्यादा स्टेबल होता है क्योंकि वहाँ पर बॉन्डिंग ज़्यादा होती है। इसको चरगस रूल कहा जाता है कि नंबर ऑफ द प्यूरिन्स विल बी ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ पायरिमिडिन्स। तो इट मींस अगर एक बेस नाइट्रोजनस बेस का प्रोपोर्शन आपको पता है तो उसकी बेसिस पे आप बाकी 3 का प्रोपोर्शन निकाल सकते हैं। अगर एडेनिन का प्रोपोर्शन पता है तो थायमिन का उसके इक्वल होगा। ठीक हो गया ना परसेंटेज। अगर ये फॉर एग्जांपल 30% है एडेनिन तो 30% ही थायमिन होगा। 30 और 30 आपके पास हो गए 60, मतलब बाकी रह गए 40। 40 में से अब हाफ साइटोसिन है और हाफ गवानीन है, तो इसका प्रोपोर्शन आपके पास निकला 20 और 20 का। ये आपके पास है चेगर्स रूल। राइबोन्यूक्लिक एसिड्स पे आ जाएं तो इसकी डाइवर्सिटी, इसकी वैरायटी सेल के अंदर ज्यादा है। डिफरेंट टाइप्स होती हैं आरएनए की। ये पॉलीमर है प्यूरिन का और पायरिमिडीन का, न्यूक्लियोटाइड्स का दैट आर लिंक्ड बाय फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अबाउट 50% आरएनए
वो राइबोसोम्स में और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मिलता है, 25% साइटोप्लाज्म में है, 15% माइटोकॉन्ड्रिया में, 10% न्यूक्लियस में मिलता है। 5 इसके बेसिक टाइप्स हैं। एक मैसेंजर आरएनए, जब ट्रांसक्रिप्शन हो रही होती है, डीएनए से आरएनए बनता है, मैसेज कैरी करके जाता है, वो आपके पास मैसेंजर आरएनए है। वो मैसेंजर आरएनए फर्दर ट्रांसलेशन के थ्रू प्रोटीन बनाएगा। ये 2 to 5% कंपोज करता है टोटल डीएनए का सेल के अंदर। राइबोसोमल आरएनए की एक सबसे ज्यादा प्रोपोर्शन होती है इसकी सेल के अंदर, ये 80% एग्जिस्ट करता है। उसकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं, वैरायटीज हैं, एंड फॉर एग्जांपल 28S है, 18S है, 5S है, ये मेजर वैरायटीज हैं। इसके अलावा और वैरायटीज भी हैं। ट्रांसफर आरएनए तीसरे टाइप है, ये अबाउट 60 डिफरेंट टाइप्स का होता है। जब आपके पास प्रोटीन सिंथेसिस हो रही होती है तो वहां पर अमीनो एसिड्स, आपको पता है, ये कैरी करके लेके जाता है ट्रांसफर आरएनए। ये अबाउट 15% कॉन्स्टिट्यूट करता है टोटल आरएनए का। फिर आपके पास टाइप आती है स्मॉल आरएनए, ये 1 to 2% होता है टोटल आरएनए का सेल के अंदर। इसकी अबाउट 30 डिफरेंट वैरायटीज हैं, ये स्टेबल है। इसकी भी आप स्पीशीज डिफरेंट डिस्कस करते हो। फॉर एग्जांपल U1, इसमें 165 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। U2, इसमें 188 न्यूक्लियोटाइड्स हैं। U3 में 216 न्यूक्लियोटाइड्स हैं। इसी तरह से U6 के अंदर 106 न्यूक्लियोटाइड्स हैं। और ये मैसेंजर आरएनए स्प्लाइसिंग में इन्वॉल्व होते हैं। माइक्रो आरएनए फिफ्थ टाइप है। ये नॉन कोडिंग आरएनए मॉलिक्यूल होता है, जिसमें अबाउट 22 न्यूक्लियोटाइड्स हैं प्लांट्स में, एनिमल्स में और कुछ वायरसेस में। ये आरएनए के साइलेंसिंग में और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशंस ऑफ जीन एक्सप्रेशन में इन्वॉल्व होते हैं। अब ये दो तरह के न्यूक्लिक एसिड हुए, आरएनए और डीएनए, ये इसका डिफरेंस चार्ट है। आरएनए साइटोप्लाज्म में मोस्टली होता है, डीएनए न्यूक्लियस में। आरएनए में यूजुअली 100 to 5000 बेस पेयर्स होते हैं, इसमें मिलियंस ऑफ द बेस पेयर्स हैं डीएनए में। आरएनए जनरली सिंगल स्ट्रैंड मिलता है, डीएनए जनरली डबल स्ट्रैंडेड है। शुगर आरएनए में राइबोज है, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज है। यहाँ पर नाइट्रोजनस बेसिस देखें तो यूरासिल मिलती है, डीएनए में थाइमिन मिलती है। इसी तरह से RNA is easily destroyed by alkali और DNA resistant है alkali का। ये दोनों टाइप ऑफ द न्यूक्लिक एसिड्स का आपस में रिलेशनशिप दिखाया हुआ है। सेंट्रल डोग्मा ऑफ द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जिसको कहा जाता है। जीन बेसिकली एक डीएनए का पार्ट है दैट इज इन्वॉल्व इन द एक्सप्रेशन ऑफ ए ट्रेट थ्रू प्रोटीन। जीन अपने आप को एक्सप्रेस करती है बाय द फॉर्मेशन ऑफ ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं बन सकते। पहले मैसेंजर आरएनए बनता है, एक सीक्वेंस ऑफ द यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है। ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू मैसेंजर आरएनए बनेगा। वो मैसेंजर आरएनए ट्रांसलेट करेगा मैसेज को प्रोटीन के अंदर। तो दैट इज द सेंट्रल डोग्मा ऑफ द लाइफ, दैट इज द यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए टू प्रोटीन्स। न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म की बात करें, ये क्या होता है? तो मेटाबॉलिज्म में आपके पास किसी भी चीज का बनना और उसका डिग्रेड होना, सिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन, ये चीज मेटाबॉलिज्म कहलाती है। जब डीएनए और आरएनए हैं, उनकी डिग्रेडेशन किस तरह से होगी? बेसिक कंपोनेंट्स बन जाएंगे न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लियोसाइड्स। अब ये न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स या तो फर्दर डिग्रेड हो जाएंगे या फिर ये न्यू मॉलिक्यूल अगर कहीं पर सिंथेसाइज हो रहा है तो वहां पर भी यूटिलाइज हो सकते हैं। न्यूक्लियोसाइड्स फर्दर बेसिस को में कन्वर्ट हो जाएंगे थ्रू डिग्रेडेशन एंड इट दे विल बी कन्वर्टेड टू यूरिक एसिड। ये पूरे का पूरा प्रोसेस है जहां पर इंटरमीडिएट्स जो बन रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोसाइड बेसिस, ये तीनों या तो सेलुलर एक्टिविटीज में यूज हो जाएंगे या फिर फर्दर डिग्रेडेशन के थ्रू वेस्ट मटेरियल यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट द न्यूक्लिक एसिड्स।